Assalamualaikum dear students, hope you all are doing well. I am Quratul Noor. So today the topic of discussion is chemical species. हमने मोलिकुलर मैथ, एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला मैथ सब कुछ हमने पढ़ लिया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी सब वीडियोस का। आज हम केमिकल स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 ऑफ 9th क्लास। तो केमिकल स्पीशीज़ को पढ़ने से पहले हम मैटर को देख लेते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर मैंने बताया था आप लोगों को, कोई भी ऐसी चीज़, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैज़ वॉल्यूम एंड प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, जो प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया रखती हो, जिसका मैस हो, जो जिसका वॉल्यूम हो, जो स्पेस ऑक्युपाई करती हो, जिसको हम फील करते हो, वो क्या होता है? मैटर। मैटर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सब्सटेंस में और मिक्सचर में। सब्सटेंस जो सा होता है वो इम्प्योर फॉर्म में होता है, इम्प्योर फॉर्म में होता है। जो मिक्सचर होता है वो इम्प्योर फॉर्म में होता है, यानी कि सब्सटेंस के अंदर कोई मिलावट नहीं हुई होती, सब्सटेंसेस के अंदर वो प्योर होते हैं। और जो मिक्सचर होता है उनके अंदर डिफरेंट चीज़ें मिली होती हैं और मिक्सचर होता है यानी चीज़ों का। और सब्सटेंस को हम 2 में डिवाइड करते हैं। आगे एलिमेंट्स में सब्सटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जो से होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं। और जो कंपाउंड्स होते हैं ना हमारे पास, वो 2 और मोर एटम्स का मिक्सचर होते हैं या एलिमेंट्स का मिक्सचर होते हैं हमारे पास केमिकली। ठीक हो गया। उसके बाद मिक्सचर जो सा है वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर तो हमने पता है ना कि जिस तरह सैंड है हमारे पास, उसके अंदर आयरन स्टील्स हम डाल दें तो मिक्सचर हो जाएगा, यानी कि सिर्फ सैंड अकेली नहीं है, उसके अंदर आयरन स्टील्स भी, यानी कि 2 का मिक्सचर है। जिस तरह हम वाटर के अंदर शुगर डाल दें, इसी तरह सैलड है, सैलड के अंदर कितनी ज़्यादा होती हैं चीज़ें। फ्रूट चाट है, फ्रूट के चाट के अंदर कितनी ज़्यादा फ्रूट होते हैं, तो वो सब मिक्सचर में आ जाते हैं। मिक्सचर होता है किसी भी चीज़ का। तो होमोजीनियस मिक्सचर वही है कि होमोजीनियस मिक्सचर जब हम, जैसा ग्लूकोज है, उसको जब पानी के अंदर हम कर दें, मिला दें, तो ग्लूकोज हमें नज़र तो नहीं आएगा ना, बिल्कुल टोटली वो डिज़ोल्व हो जाएगा। यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर वो है जिसको हम जब हम मिक्स करते हैं 2 चीज़ों को तो हमें नज़र नहीं आता। और हेट्रोजीनियस को हम देख सकते हैं, जैसे सैंड के अंदर आयरन स्टील्स। उसी तरह एलिमेंट्स किससे बन के एलिमेंट्स मिलते हैं, तो एटम्स बनते हैं, और एटम्स के अंदर केमिकल स्पीशीज़ होते हैं। तो हम केमिकल स्पीशीज़ को देख लेते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, ये हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट है, उसके अंदर ये एटम्स हैं। तो केमिकल स्पीशीज़ क्या है? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि कोई भी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स का मतलब मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट लेते हैं। यानी कि कोई भी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट ले रहे हैं, उनको हम केमिकल स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक है, एटम्स ले रहे हो या मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, आयंस ले रहे हो, फ्री रेडिकल्स ले रहे हो, मॉलिक्यूलर आयंस ले रहे हो, जितने भी हैं ये, जब ये टेक पार्ट करेंगे ना किसी भी केमिकल रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे, तो फिर वो हमारे पास केमिकल स्पीशीज़ होती हैं। केमिकल स्पीशीज़ को हम कैटेगराइज करते हैं 3 टाइप्स में। आयंस में करते हैं, यानी कि केटाइंस हो या एनाइंस हो, केटाइन आयंस हो या एनाइंस, और मॉलिक्यूलर आयन में और रेडिकल में। तो आयन आज हम डिस्कस करेंगे कि आयन क्या होता है, और आयन और एटम के दरमियान में जो डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो आज हम देखेंगे। तो आयन क्या है? आयन इज़ एन एटम, कोई भी एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है। एटम्स मैंने क्या कहा था, जो एटम्स होते हैं ना, एटम किसी का भी ले लो, कार्बन का ले लो, ऑक्सीजन का ले लो, ले लेते हैं, सोडियम का ले लेते हैं, मैग्नीशियम का ले लेते हैं, ये सारे हमारे पास एटम है। ये हमारे पास एटम है और ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना। एटम्स के ऊपर नो चार्ज, कोई नेट चार्ज नहीं होता। और जो आयंस होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, यानी कि कोई पॉजिटिव साइन होगा, कोई नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, आयंस के ऊपर यही कह रहे हैं, आयंस इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, कोई भी एटम्स होगा या ग्रुप ऑफ एटम, इन एटम्स के ऊपर अगर चार्ज आ जाए तो वो आयन बन जाता है। अगर इनके ऊपर चार्ज नहीं होगा तो ये एटम है, हैविंग अ चार्ज ऑन इट। द चार्ज में भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो पॉजिटिव होंगे वो कैटाइंस आयन होंगे, और जो नेगेटिव होंगे वो एनाइंस होंगे। तो टाइप्स ऑफ आयंस बता दिया, 2 टाइप्स के होते हैं, कैटाइंस होते हैं और एनाइन होते हैं। अच्छा, कैटाइंस क्या होता है और एनाइंस क्या होता है, ये पहले चलो डिफाइन ही कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाती हूँ।
जो केटाइन होते हैं ना, जब कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम, किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर अगर पॉजिटिव साइन आ जाए, कि अगर पॉजिटिव साइन, अगर सोडियम के ऊपर, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाए, सोडियम के ऊपर नेगेटिव अर्थ होता है वैसे तो, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आ जाए या मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव आ जाए, तो ये केटाइंस कहलाते हैं। केटाइंस कैसे आता है, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और ये केटाइन कैसे कहलाते हैं वो अब हम देखते हैं। जैसे Na प्लस, K प्लस, H प्लस, कैल्शियम प्लस 2 आर केटाइंस। अब हम देखते हैं कि इनके ऊपर प्लस पॉजिटिव चार्ज कैसे आया। एटॉमिक नंबर जो सोडियम का होता है 11 होता है। मैंने आप लोगों को पूरा पीरियोडिक टेबल करवाया था 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स का, उनके एटॉमिक मैसेज भी आप लोगों को ट्रिक्स बताई थी, तो प्रीवियस वीडियो में प्लीज़ जाके देख लीजिए, कोई आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, पोटाशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। 1 से लेकर 20 तक ही एलिमेंट्स अभी लेके आऊँगी, आगे 10th क्लास में मैं आगे करवाऊँगी 21 से 30 तक आप लोगों को। ये देखें, ये हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। हमने क्या था, हमारे पास 4 शेल्स होते हैं KLMN, ठीक है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इसने अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करना होता है, यानी एक शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए डुप्लेट रूल ओबे करेगा, और दूसरे शेल में, बाकी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो जाएं तो वो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर देगा। तो अब सोडियम को हम देखते हैं, इसमें 1 2 और इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये 10 हो गए हैं हमारे पास। 11 इसका एटॉमिक नंबर, तो एक इसमें तो 8 ही करना, 9 नहीं करना, क्योंकि 8 इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो रह गया है वो इधर चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये एक है, एक इलेक्ट्रॉन है ना इसके वैलेंस शेल में। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो इससे कोई भी एलिमेंट नहीं देगा अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स, उसने क्या अपने में कमी करनी है, नहीं देगा ना, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, क्योंकि इसे तो 7 चाहिए। अगर इसे 1 चाहिए होता या 2 चाहिए होते फिर तो कोई दे देता कि हाँ मैं शेयर कर लेता हूँ, इतना तो कोई बर्दाश्त कर सकता है, मगर इतना ज़्यादा डिफरेंस, 7 6 5 का डिफरेंस कोई भी बर्दाश्त नहीं करता कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं दे सकते, हम खुद अनस्टेबल हो जाएंगे। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है, बाकी इसके दोनों शेल आराम से कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसके पास 11, मैंने क्या कहा था कि एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर होगा हमारे पास उतने ही प्रोटॉन होंगे, किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन्स होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 ही प्रोटॉन होंगे, 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मगर जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, जब भी कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट अपना, कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, किसी को दे देता है, 1 लूज़ करता है, 2 लूज़ करता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है, दे देता है जब किसी को। और इससे उल्ट हो जाएगा, 9 में जब ले लेता है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। 11 प्रोटॉन्स है, 11 एटॉमिक नंबर है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये 10 कैसे रहे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल दिया ना, तो ये 10 रह गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा है, यानी कि 10 10 एक ज़्यादा है ना, एक प्रोटॉन ज़्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर, पॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा आएगा इसके ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक हो गया। ये इस तरह भी कर सकते हैं। अब इस तरह पोटाशियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर जो सा है वो 19 है। इसके न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, तो ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव आएगा। इसमें 19 है, 2 इधर, 8 इधर, 10 हो गए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हमने इधर 18 फिल कर सकते हैं, तो 19 बाकी शेल्स हम तीसरे शेल में कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें क्या है, 3 और ये 2 8 हो गए और ये 1 9, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा है, तो ये दे सकता है। इसने अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट, मतलब स्टेबल करना है, कंप्लीट करना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके। एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से दे देगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह कैल्शियम को देख लेते हैं। कैल्शियम का भी इसी तरह 19 है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे, ये 19 था ना, इधर 20 आ गया इसका एटॉमिक नंबर, 2 8 और ये बाकी हमारे पास 10 और 11 12 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमारे पास 2 ये लूज़ करेगा, तो इसके ऊपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए तो इसके ऊपर पॉजिटिव 2 आ गया, ठीक है।
हाइड्रोजन की दो एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोजन नेगेटिवली कैटायंस के तौर पे भी बिहेव करता है, आयंस के तौर पे भी बिहेव करता है। तो अगर हम ये देखें कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसने अपना डुप्लेट रूल यानी कि पहला शेल में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका एक मिल जाएगा, तो ये अपना डुप्लेट रूल 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। डुप्लेट रूल अपना स्टेबल कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लेगा ना, जब कोई भी एटम ले लेता है ना इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है। उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ गया तो क्या होगा, इसने ले लिया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और एक प्रोटॉन था ना, यानी कि एक इसका एटॉमिक नंबर है ना हाइड्रोजन का, तो इसके पास एक प्रोटॉन होगा ना, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। मगर जब इसने एक और इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन तो एक ही था, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, एक ज़्यादा है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक से तो कट गया, एक ज़्यादा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। और अगर हमारे पास ये होता, ये पॉजिटिव साइन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसने ये स्टेबल नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने अगर किसी को दे दिया है तो इसके ऊपर H पॉजिटिव साइन आ जाता, तो सब बराबर हो जाने थे फिर, ठीक हो गया। इसी तरह हाइड्रोजन को, जब हम हाइड्रोजन को रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन्स दे दिया है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया। सोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, पॉजिटिव साइन आ गया। पोटाशियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, पॉजिटिव साइन आ गया। और कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, फिर ही वो 8 उसके कंप्लीट होंगे ना, 3 और 2 8, फिर ही अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा। और 2 इलेक्ट्रॉन्स ने लूज़ किए तो कैल्शियम +2 आ जाएगा। इसी तरह हम अगला देखते हैं, एनाइंस एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम डेट हैज़ नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम एनाइन कहते हैं। जिस तरह क्लोरीन है, ऑक्सीजन है एंड फ्लोरीन आर एनाइंस। यानी कि ये कैसे आते हैं, अब उसमें तो हमने देखा था कि उनके पास एक्स्ट्रा होता है, एक होता है या 2 होता है उनके पास, तो इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। इनके पास 1 या 2 की कमी होती है, उनके पास 1 या 2 ज़्यादा होते हैं तो उन्होंने निकालने होते हैं। उनके पास ज़्यादा की कमी होती है, इनके पास थोड़े की कमी होती है, इसलिए ये ले लेते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है। कैसे, एनाइन इज फाउंड बाय द गेन, लेने से या एडिशन ऑफ, या ऐड करने से, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने से या किसी से लेने से अनाइंस फॉर्म्स होते हैं। एटॉमिक नंबर हम क्लोरीन का देख लेते हैं, 17 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है और फ्लोरीन का 9 होता है। क्लोरीन का 17 होगा, 17 इलेक्ट्रॉन्स पहले हम फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 इधर पूरे हैं, 2 इधर पूरे हैं, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल्स का कंप्लीट है। अगला शेल देखते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 पूरे हो गए इसके एटॉमिक नंबर्स, इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए 17। तो अब देख लेते हैं कि इसका थर्ड शेल में ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर सकता है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लेगा, तो इधर इसके पास ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट रूल। तो इसके ऊपर जब ये ले लेगा ना तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, Cl- चार्ज। इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि इसने ले लिया। गेन करने से नेगेटिव आता है, लॉस करने से पॉजिटिव आता है। इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, मगर इसका जो ये वाला ऑक्टेट रूल इसने कंप्लीट करना है, मगर इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो 2 ये किसी से ले लेगा, 2 ले लेगा तो इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। -2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स लिए उतने वो आ जाता है। -3 किया, -1 -2। इसी तरह फ्लोरीन को भी 1 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 1 चाहिए, तो इधर 8 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कंप्लीट इस ऑक्टेट। फ्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव साइन आ गया, -1 इसने लिया, ठीक हो गया। ये क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और इसने स्टेबल हो गया, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, स्टेबल हो गया, ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लिया, -2 चार्ज आ गया इसके ऊपर। और फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। अब हम डिफरेंस देखते हैं, हमारी बुक में है बिटवीन एटम और आयन का। एटम्स क्या होते हैं, एटम्स मैंने बताया था स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का या मैटर का, छोटा सा पार्ट होता है। और जो आयन होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। यानी कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और कैंसिल हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाता है। तो ये आयंस जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं ना, तो ये यूनिट होगा, तो आयन यूनिट होगा, आयनिक कंपाउंड्स का स्मॉलेस्ट यूनिट होगा ना आयन, आयनिक कंपाउंड से जो ड्राइव हुआ है। और एटम जो होता है इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी कि क्लोरीन लाइक नोबल गैसेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है ना, क्लोरीन ब्रोमीन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, मगर ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, इनके साथ कोई ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव आयंस मौजूद होता है, साथ होता है इनका।
और एटम कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। एटम जो सा होता है ना वो रिएक्शन में टेक पार्ट ले सकता है, ठीक है। जिस तरह हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, जब रिएक्शन करवाएगा तो रिएक्शन में पार्ट लिया ना, इनका रिएक्शन हुआ है तो वाटर मॉलिक्यूल बना है ना हमारे पास, इन्होंने रिएक्शन में पार्ट लिया है। और ये जो सा आयन होते हैं ना, ये सराउंडेड होते हैं ऑपोजिटली चार्ज आयन, यानी कि पॉजिटिव आयन को सराउंड करेंगे नेगेटिव, और नेगेटिव को पॉजिटिव, तो एक यूनिट बना देंगे। उस यूनिट को जब हम यूनिट का स्ट्रक्चर हमने फाइंड करना था, फॉर्मूला यूनिट लेंगे। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पीछे आपको, ठीक है। ये सराउंड करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिटली चार्ज आयन से, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे, और एटम्स हैं रिएक्शन में पार्ट लेंगे। इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मैंने बताया था कि एटम जो से होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी है, फ्लोरीन, ये सब जो से हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। क्लोरीन कोई चार्ज नहीं है, फ्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मगर जब ये आयंस की शक्ल में आएंगे तो इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। इट हैज़ नेट चार्ज। जैसे सोडियम प्लस होता है नेगेटिव, क्लोरीन के ऊपर माइनस, जब ये आयंस में आएंगे तो इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। और वैसे एटम जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। मैंने आप लोगों को सब एग्जाम्पल्स करके बता रही हूँ कैसे क्या रिलेट करना है। उसके बाद है एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। क्या मतलब, एटम जैसे कि दो एटम है ना, कंबाइन होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बनाया ना, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाया। सही हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आयंस फॉर्म इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। जो आयंस होते हैं ना वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड अब आगे हम पढ़ेंगे। तो आयनिक बॉन्ड्स किससे ड्राइव हुआ है, आयनिक कंपाउंड से। आयनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है, और आयनिक बॉन्ड को ही हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, ये समझने वाला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो एटम्स में होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास ये हमारे पास एटम है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर सोडियम है उसका 11 है प्रोटॉन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी 11 ही होंगे, ठीक है। तो इनके इक्वल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल। इसमें इक्वल नहीं होते। इसमें इक्वल कैसे होते हैं, जैसे सोडियम है ना उसका 11 है, 11 ही प्रोटॉन्स होंगे, 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये कैंसिल कर देंगे और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, तो इनके सेम है ना, तो ये कैंसिल कर देंगे ना। +11 और -11 तो ये कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा। और इसमें क्या होता है, सोडियम का अगर प्लस आयंस है ना, सोडियम आयन की शक्ल में आ जाएगा, क्योंकि आयंस में आयंस ही आएगा, ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। तो प्रोटॉन्स 11 है। अगर सोडियम के एक प्रोटॉन हमने निकाल दिया था ना, एक प्रोटॉन निकाल दिया था, तो उसके पास कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बच गए थे। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। व्हेन वी रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन इट हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक प्रोटॉन इसमें ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कभी भी इक्वल नहीं होते हैं आयंस में, ठीक है। 11 होते हैं या 10 होते हैं, एक की कमी होती है, दो की कमी होती है, इक्वल नहीं होते। इसमें इक्वल होते हैं। एटम्स आर अनस्टेबल होते हैं और आयंस आर स्टेबल होते हैं। ये समझने वाली, एटम्स अनस्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी को गेन नहीं कर सकते, और जो आयंस होते हैं वो स्टेबिलिटी को गेन कर सकते हैं। क्योंकि एटम्स में जैसे है हमारे पास, सोडियम को ही देख लें, जब हम एटॉमिक नंबर बनाते हैं इसका, एटम्स में तो हम एक रिलीज़ नहीं कर सकते ना। अब उसमें एक अनस्टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का है, इधर सोडियम का एक ऑक्सीजन अनस्टेबल है, ऐसा पोटाशियम का भी एक अनस्टेबल है, तो इसमें स्टेबल नहीं होंगे। मगर आयंस में क्या होगा, आयंस में हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं 2 शेल्स को कंप्लीट करने के लिए, या एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकते हैं उस आयन, उस किसी भी एटम्स का उसका स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए, यानी कि कैटायंस और एनायंस के ज़रिए। नॉट इंडिपेंडेंट इन सोल्यूशन। इंडिपेंडेंट इन सोल्यूशन यानी कि ये इंडिपेंडेंट होता है इस सोल्यूशन में, और ये इंडिपेंडेंट होता है सोल्यूशन में। ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये डिपेंडेंट होता है सोल्यूशन में। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल होता है और ये स्टेबल होता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सोडियम एटम आ जाएगा, इसमें क्लोरीन एटम आ जाएगा, इसमें सोडियम आयन आ जाएगा और इसमें क्लोरीन आयन आ जाएगा। तो ये आज था हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई कमेंट में प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कहाँ से नहीं समझ आई। नेक्स्ट मैं मॉलिक्यूलर आयंस और रेडिकल्स लेके आऊँगी, और मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में डिफरेंस भी लेके आऊँगी। होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।